केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से वो शुभ अवसर आ गया है जब भारत को मिलने जा रहा है स्मार्ट सिटी सहित 3 बड़ी योजनाओं की सौगात। एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जब प्रधानमंत्री कोई परियोजना लॉन्च करते हैं तो लोग इसके विशालकाय स्तर से ही चकित हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगा, स्वच्छ और सुंदर अपना शहर होगा, आर्थिक विकास के साथ साथ होगा शहरी जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार और इन्हीं स्मार्ट शहरों को रोल मॉडल बना पूरा भारत बनेगा स्मार्ट। उन स्मार्ट सिटी जो बनेगी, ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करें। स्मार्ट सिटी का मिशन था आने वाले 5 सालों में 100 शहरों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि ये 100 शहर देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनेंगे। इनमें सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी, पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई, कचरा प्रबंधन, सहज शहरी आवाजाही, ई गवर्नेंस जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं होंगी। प्रत्येक शहर में कुल 500 लाख का निवेश। परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र हर साल 100 करोड़ देगा, लेकिन शर्त यह थी कि राज्यों को भी इतनी ही धनराशि देनी होगी और स्थानीय प्रशासन को परियोजना की शेष राशि जुटानी होगी, जो कि प्रोजेक्ट के आकार के अनुसार अलग अलग होगी। इस आइडिया ने सभी को आकर्षित किया और इसमें शामिल होने के लिए सभी शहरों के बीच होड़ सी लग गई। जल्द ही देश भर के शहरों में उद्घाटन पर उद्घाटन होने लगे। लेकिन ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो। पुणे और बड़ौदा के कार्यक्रमों में खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे। जब तक परियोजना को अंतिम रूप दिया गया, तब तक परियोजनाओं की संख्या 5151 तक पहुंच गई। इनकी लागत 1 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गई, जो सरकार द्वारा दिए जाने वाली सहायता से काफी अधिक थी। लेकिन इस योजना में प्रावधान दिया गया कि जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्र से फंड लिया जा सकता है, क्योंकि शहरों को विश्व स्तर के शहरों जैसा विकसित किया जाना है, तो संभावना निकली कि प्रशासन नागरिकों से कुछ फीस या शुल्क ले सकता है। फिर कुछ मुश्किलें आई और इसके महत्वाकांक्षी पैमाने को देखते हुए थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आनी ही थी। इस परियोजना की समय अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी और आज वह 7 साल की अवधि भी समाप्त हो गई है। अगर उद्घाटन की तारीख से गिना जाए तो मिशन 25 जून 2022 को समाप्त हो गया, भले ही आधिकारिक समय सीमा इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक है। आज वक्त है इसके फैक्ट चेक का। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के इस महत्वाकांक्षी इंफ्रा मिशन पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ने एक विस्तृत अध्ययन किया और ये रिपोर्ट निकाली। हमें पता चला कि पूरा मिशन ही ठप निकला। अब तक सिर्फ 32% प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं और 2 लाख करोड़ में से 66,000 करोड़ पैसा खर्च हो चुका है। केंद्र सरकार, जिसने 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, अब तक केवल 28,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है। राज्यों की स्थिति भी उतनी ही खराब है। सिर्फ 5 शहरों ने ही लगभग 80% परियोजनाओं को पूरा किया है। ये 5 शहर हैं वाराणसी, सूरत, इंदौर, आगरा और चेन्नई। 70 शहरों ने आधे प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं किए और गहराई में जाएं तो यह 40% ही हुआ है। संक्षेप में, स्मार्ट सिटी आधुनिक शहरों का समूह नहीं बन पाया, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, और कॉर्पोरेट निवेशक तो इसमें पड़े ही नहीं। यह अचानक नहीं हुआ। इस योजना में शुरुआत से ही नियोजित कामों को नजरअंदाज किया गया और जब परियोजना पूरी होने का समय आया तो इन सभी लटके हुए कामों ने इसे असफल बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कौन या क्या इस 2 लाख करोड़ के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट की नाकामी का कारण बना? पहला है सरकारी फंडिंग का स्तर।
केंद्र की ओर से 500 करोड़ की सहायता बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन इससे परियोजनाएं भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। इतनी ही राशि 5 सालों में राज्यों द्वारा दी जानी थी, जिसमें नगर पालिकाओं की खास भूमिका है ताकि इतनी बड़ी धनराशि जुटाई जा सके। इसका मतलब है कि धर्मशाला जैसी छोटी नगर पालिका को पुणे नगर निगम जैसा माना जाएगा। एक सवाल यह आ सकता है कि क्या केंद्र सरकार का छोटे और बड़े शहरों को एक समान मानना सही है? समस्या यह है कि धर्मशाला की आबादी 50,000 और पुणे की 50 लाख है। इससे क्या? धर्मशाला नगर पालिका की वार्षिक आय केवल 5 करोड़ है, जिसकी कोई बचत या आमदनी नहीं है, जबकि पुणे की सालाना बचत 1500 करोड़ है। धर्मशाला के लिए करोड़ों में फंड देना उतना आसान नहीं है जितना पुणे के लिए है। यही बात राज्यों पर भी लागू होती है। गरीब राज्य अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा कुल खर्च की गई धनराशि बहुत कम है। Taking the example of Dharamshala Municipal Corporation, the proposal that they have submitted is around 1,400 crores. And that's a big money, because if you see over a period of 5 years, the state and center will bring in together 960 or 1,000 crore rupees. For a corporation which has an income of 5 crores per annum, how is it supposed to bring 400 crores? That's just about the construction part. I think it's also important to note that it's not just about construction. The assets also need to be maintained and operated post-construction. That also needs money. Bigger cities have a different set of an agenda. Smaller cities have a different kind of a problem which they're facing. So I think some of those things probably don't fit into the mission's straight jacket approach. दूसरा, बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक विशेषज्ञता और अनुभव की जरूरत होती है, जो छोटी नगर पालिकाओं के पास नहीं है। तो खराब प्रदर्शन होना ही था, इसलिए अधिकांश परियोजनाएं अभी आधी भी नहीं बन पाई। Municipal engineers are more accustomed with the water supply project, drainage project, or simple road projects. But when you talk of creating a world-class infrastructure with difficult kind of a specification, even they were not able to bring out the EOI and the RFP. तीसरा है इस योजना को लागू किस तरह किया गया। हर शहर में एक खास समिति का गठन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारी ज्यादा थे और चुने हुए प्रतिनिधि कम। इस परियोजना के लिए किसी भी शहर में लोगों के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। इसके अलावा जो विशेष समितियां बनी, उनका बजट न्यायपालिका के बजट से लगभग 75% अधिक था। इस तरह स्मार्ट सिटीज में ऐसा ढांचा बना जहां अधिकारी चुनी हुई नगरपालिका से भी ऊपर उठ गए। ऐसे में यह संभव है कि नगरपालिका ने इस परियोजना को कमजोर बनाने में एक भूमिका निभाई हो। 45 SPVs do not have any local representation. Not to talk about participatory governance, the elected representative and local body is 50% stakeholder of that company. Top of that, even municipal commissioner is not emancipated in that. He is emasculated, because when smart city SPVs got formulated, the top bureaucrats who are higher in their hierarchy than the municipal commissioner are the members of the smart city. So even the bureaucratic representative of a local body who heads the local body, he is not having a real power in that. ये पूछने वाली बात है कि हमारे योजनाकारों को छोटी परियोजनाओं के बजाय भारी धन खर्च करने में ज्यादा मजा क्यों आता है? शायद बेहतर प्रभाव के लिए, या उनकी रुचि बड़े पूंजी निवेश में इसलिए है कि उनके जानकार भाई बंधुओं को भी कुछ लाभ मिल जाएगा। They came to Simla, they said, we'll prepare your city development plan. Okay, we said, fine, prepare it. They said, but we don't have the money. We said, yeah, we don't have the money. You also know that. And look at the plan. The plan was made for almost 3,000 crores. The city budget was not even 300 crores. So we said, where do you get the money from? And of course, we rejected that report. That's a separate matter. So they said, don't worry, we'll get you the report. So if you see all these plans, made under the JNNURM, city development plans, city sanitation plans, city mobility plans, what are these plans looking at? So there, I mean, this is what I have always been saying, that there exists a nexus between your large transnational corporations that were entering, big consultants who were drawing these plans, and of course, and there the bottom line is that the push was for more capital intensive technologies. And let me share a few anecdotes.
Take, for example, the sector of mobility. The push is for metro. And we all know, I mean, metro means 400 crore rupees per kilometer. And now every town and every city is pushing for that. Jaipur is there, then you have Bangalore, then you have, and nowhere in the world except two cities, just correct me if I'm wrong, Singapore and probably Hong Kong are the two cities which are like, which are earning profits out of metros. Nowhere, it's all public subsidized. ज्यादा पैसे से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आकर्षित होते हैं, जिससे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और उनसे बड़ा पैसा किसी की जेब में जाता है। इस बीच हजारों छोटे शहर हैं जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, लेकिन उन्हें ठंडे बस्ते में छोड़ दिया जाता है। और जिन 98 शहरों को कम से कम 1000 करोड़ की लागत से विकसित करने का वादा किया गया था, वहां भी कुछ खास हुआ नहीं है। इस सब के बीच हमारे शहर साल दर साल एक के बाद एक बाढ़ में डूब जाते हैं। आप बेशक जलवायु परिवर्तन को दोष दें, लेकिन इस खराब स्थिति के लिए हमारी कमजोर परियोजनाएं भी उतनी ही जिम्मेदार है। शहर के अनुरूप योजनाएं बनाने की स्वायत्तता न होना, राजस्व कमाने का कोई नया स्रोत न होना और लोगों की भागीदारी को न समझना विकास की सारी उम्मीदों को डुबा देते हैं। ऐसा तब होता है जब योजना लोगों को नजरअंदाज कर दिल्ली से बनकर आती है। आप हमारी रिपोर्ट 7 Years of Smart Cities नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।